हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक से जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्थितिज ऊर्जा और संरक्षित बल के तहत स्थितिज ऊर्जा का क्या महत्व होता है उसके बारे में बात करेंगे और संरक्षित बल का इस पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले आप इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से जुड़े। स्थितिज ऊर्जा क्या है कि कोई भी कण है, वस्तु है या पिंड है, उसमें उसकी स्थिति, उसकी विकृति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा संचित होती है हम उससे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या किसी वस्तु या कण पर उसके बाह्य उस पर इतना बल लगाया जाता है कि उसके संरक्षित बल के बराबर हो, उसे जिसके कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन वो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? किए गए कार्य के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम एक स्प्रिंग का उदाहरण लेते हैं। ये स्प्रिंग है, यहाँ पे घर्षण रहित तल से ये है और इधर से ये क्लिप की हुई है, तो ये स्प्रिंग इस प्रकार से इससे जुड़ी हुई है। इस स्प्रिंग पर हमने इसमें क्या है, हमने इस पे बाह्य बल लगाया। क्या लगाया? बाह्य बल लगाया। तो इस पे बाह्य बल इस साइड में लगा, ये स्प्रिंग संकुचित होकर यहाँ तक पहुंच गई। मान लो क्या हो गई? संकुचित होकर ये स्प्रिंग यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन क्या हुआ, इस दरमियान इसके ऊपर जो बल हमने लगाया उसके विरुद्ध में एक बल लगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं या प्रत्यास्थ बल कह देते हैं। प्रत्यास्थता के कारण लगने वाला बल है उसे प्रत्यास्थ बल कहते हैं। इस प्रकार इसमें जो बल लगा तो ये क्या है? संरक्षी बल है। क्या है? संरक्षी बल। तो इस संरक्षी बल के विरुद्ध जो हमने बाह्य बल लगाया इसके समान, जिसके कारण इसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक यह पहुंच गया। जैसे ही यहाँ पे स्थिर हो गया, लेकिन जैसे ही हम ये बल इससे उठाएंगे तो ये क्या होगी? स्प्रिंग वापस यहाँ पे आ जाएगी। यानी हमने जो बल लगाया जिसके कारण इसकी स्थिति में परिवर्तन हो, यार इसकी स्थिति यहाँ तक पहुंच गई। अब इसकी स्थिति में क्या है? यह यहाँ से कुछ करने की पोजीशन में है, यानी इसमें कुछ ऊर्जा संचित है। और उसका मालूम कैसे चले? उसका मालूम चले जब हम ये बल इसके ऊपर लगा हुआ है, एक्सटर्नल बल, इसको हटा दे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। यदि इसके अंदर ऊर्जा नहीं होती, तो ये वापस यहाँ पे नहीं पहुंचती। यानी हमने स्थिति परिवर्तन किया जिसके कारण इसमें क्या हो गई? ऊर्जा संचित हो गई। यही इसकी प्रारंभिक स्थिति जो होती है स्थितिज ऊर्जा के लिए, प्रारंभिक स्थिति होती है, उस पे जो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये जो पिंड है ये स्प्रिंग के कारण नहीं तो इधर गति करने की पोजीशन में, नहीं इधर गति करने की पोजीशन में, यहाँ पे इसका मान शून्य होता है। इसलिए जो प्रारंभिक स्थिति होती है, मान लो हमने इसे ए से बी तक ले गए, ये ए स्थिति है, ये बी स्थिति है इसकी, तो ए से बी तक ले गए तो जो ये U है यहाँ पे इसका मान 0 होगा, यानी एक इस पे अनंत पर है। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। तो इसके ऐसे ही हमने क्या किया था? विभव की परिभाषा दी थी कुछ। विभव की परिभाषा में क्या करते हैं हम कहते हैं कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव के बराबर होता है। तो उसमें लगा देते हैं एकांक परीक्षण आवेश को। तो हमें मान लो W हमने कार्य किया और एकांक परीक्षण आवेश Q0 है, उसके बराबर हमने क्या लिखा? V। ये तो लिखा। और ये W बराबर क्या होता है? W बराबर कार्य और ये V इंटू Q0। इसी यहाँ पे भी हम कार्य की बात कर रहे हैं। कार्य की क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल बल के द्वारा किए गए कार्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य किसके विरुद्ध किया जा रहा है? संरक्षी बल। संरक्षी बल प्रत्यानयन बल हो सकता है, प्रत्यास्थ बल हो सकता है, विद्युत बल हो सकता है, विद्युत बल हो सकता है, संरक्षी बल। तो ये सब भी हमें ध्यान रखना है। और संरक्षी बल कौन कौन से है? गुरुत्वीय बल भी हो सकता है। इनके विरुद्ध हम जो कार्य कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्य की यहाँ पे बात है। इस परिभाषा के अनुसार कार्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारे को ध्यान देना थोड़ा कि उसकी स्थिति में परिवर्तन या विकृति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसमें, कण में, पिंड में या वस्तु में, ये बात है। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि हम ऐसा कह रहे हैं कि जब किसी कण पर संरक्षी बल के विरुद्ध समान बाह्य बल लगाकर, क्या करते हैं, संरक्षी बल के विरुद्ध समान बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, यानी उसमें विस्थापन उत्पन्न करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये विस्थापन ही तो हो गया, ये विस्थापन करते हैं। लेकिन ये विस्थापन इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें क्या गति उत्पन्न ना हो, क्या ना हो, गति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। इस प्रकार से विस्थापन करते हैं कि कण में गति उत्पन्न ना हो। तो उस समय किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्या होता है, उस समय किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब किसी कण की दो स्थितियों की स्थितिज ऊर्जा का अंतर, दो स्थितियों की स्थितिज ऊर्जा का अंतर है, वो कण पर किए गए कार्य के बराबर होता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे u भी है, यहाँ पर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा हो गई ना, इसमें से हम घटाएंगे पहले वाली ऊर्जा u a, स्थितिज ऊर्जा u भी तो होती है ना, u b माइनस u a, और बराबर हम क्या करेंगे, बराबर हम करेंगे इंटीग्रेशन a टू b, a स्थिति से b तक गए और क्या किया हमने, एफ डॉट डी आर, ये क्या है, एफ एक्सटर्नल है, हमने बाह्य बल लगाया वो है, एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल है, बाह्य बल लगाया वो है। अब ये बाह्य बल क्या है, हमने तो कहा था संरक्षी बल के बराबर बाह्य बल लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, संरक्षी बल के विपरीत दिशा में लगाते हैं, उसके विरुद्ध लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, संरक्षी बल के विरुद्ध, इसका मतलब जो एफ एक्सटर्नल है आपका, एफ एक्सटर्नल ये किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर है। और एफ किसको मान रहे हैं हम, संरक्षी बल को मान रहे हैं। एफ किसको मान रहे हैं, संरक्षी बल को मान रहे हैं। वो संरक्षी बल प्रत्यानयन बल भी हो सकता है, वो वैद्युत बल भी हो सकता है, वो गुरुत्वीय बल भी हो सकता है संरक्षी बल के रूप में। तो हमें इसे क्या मान रहे हैं, संरक्षी बल। यदि हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। तो उसके पहले हम जो कुछ बातें करने वाले हैं वो बातें इसमें जो लिखने वाली है वो बातें आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लिखना है हमारे को कि हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में जो हम स्थिति में परिवर्तन के बारे, तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा करेंगे पहले तो, और हमने जो स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझा उसी डेरिवेशन को हम आगे लेकर चलेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी पिंड, कण या निकाय, किसी निकाय या पिंड की या में उसकी स्थिति में उसकी स्थिति या अवस्था या विन्यास या विकृति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। क्या कहते हैं कि
किसी निकाय या पिंड में उसकी स्थिति या अवस्था या विन्यास या विकृति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पहले बात तो यह। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय बल की और उनकी। तो क्या है, जब किसी कण को संरक्षी बल क्या करते हैं, जब किसी कण को संरक्षी बल में कोई भी बल हो सकता है जो संरक्षी बल के तहत आता है, के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्या होता है, कण की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, जब किसी कण या पिंड हो सकता है या निकाय को संरक्षी बल, और संरक्षी बल में क्या हो सकता है, संरक्षी बल में वैद्युत बल हो सकता है, संरक्षी बल में गुरुत्वीय बल भी हो सकता है, संरक्षी बल में प्रत्यास्थ बल भी हो सकता है, और भी जो संरक्षी बल के उदाहरण है उनमें से हो सकता है प्रत्यास्थ बल यानी प्रत्यानयन बल। जब किसी कण को संरक्षी बल के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक संरक्षी बल के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करते हैं या ले जाते हैं, विस्थापित करते हैं तो इस प्रक्रिया में किया जाने वाला कुल कार्य क्या होता है, कण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी कण में संरक्षी बल के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किया जाने वाला कुल कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। क्या है, देखो, जब किसी कण को संरक्षी बल के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करते हैं तो इस प्रक्रिया में किया जाने वाला कुल कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में विस्थापित हो जाता है। जो अभी हमने किया था कि ए स्थिति से बी स्थिति तक लेकर जाते हैं, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये कार्य संचित हो जाता है। अब हम कार्य जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। मान लो हमने कह तो दिया किया गया कार्य, ये कार्य कैसे होगा, संरक्षी बल के विरुद्ध कैसे होगा, हमें बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा, कण पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा, बाह्य एक्सटर्नल बल जो उसके संरक्षी बल के बराबर होगा। बाहर से कण पर ऐसा बल लगाते हैं बाह्य बल कि उसके संरक्षी बल के बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है, जिसके कारण वो कार्य किया जाता है। तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि
कण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति को विस्थापित करने में जो उसमें ऊर्जा संचित होती है, कण की दो स्थितियों के स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर, कण की दो स्थितियों की स्थितिज ऊर्जा का अंतर उस कण पर या कण के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। किसके विरुद्ध किया जाता है? संरक्षित बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। इस प्रकार से हमें लिखना है। तो क्या लिखना है? जब कण पर कार्य संरक्षित बल हम F मान ले, उसको F के समान बाह्य बल लगाकर संरक्षित बल के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में कोई गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये पोजीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई गतिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न ना होनी चाहिए कण में। तो हम क्या लिखेंगे कि कण पर जब कण पर कार्यरत संरक्षित बल F ले लेते इसको के विरुद्ध समान मान का बाह्य बल F एक्सटर्नल इस प्रकार आरोपित करते हैं कि क्या होता है? कण में गतिज ऊर्जा उत्पन्न न हो, कि कण को एक स्थिति या कण की स्थिति परिवर्तन में, कण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार से वो बल आरोपित करते हैं कि संरक्षित बल के विरुद्ध होता है, लेकिन कण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति को ले जाते हैं तो उसमें क्या नहीं होती है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कण के इस विस्थापन में किया जाने वाला कार्य, कण के इस विस्थापन में किया जाने वाला कार्य क्या हो जाता है? उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब क्या करते हैं? जो ये कार्य परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसके कारण क्या होता है? जो हमें जो प्राप्त होता है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया? समान बल लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो F एक्सटर्नल है, बाह्य बल जो हमने लगाया है वो क्या है? F के बराबर है, बाह्य संरक्षित बल के बराबर है, लेकिन किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है।
किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में है। तो अब क्या लिखेंगे? हम कण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जा रहे हैं, तो माना कण को क्या आरोपित करेंगे? कण को स्थिति ए से स्थिति बी तक विस्थापित करने में क्या करेंगे? इसमें बाह्य बल ही तो लगाएंगे। कण को स्थिति ए से स्थिति बी तक विस्थापित करने में संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। क्यों? संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी स्थिति बी तक विस्थापित करने में क्या कर रहे हैं हम? जो मान आ रहा है इन दोनों स्थितियों का करने में, दोनों स्थितियों में जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर है भाई जो संरक्षी बल के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसके बराबर होगा। तो बी तक विस्थापित करने में दो स्थितियों या अवस्थाओं भी लिखते हैं, अवस्थाओं के स्थितिज ऊर्जा के मानों में अंतर। जो ये मानों में अंतर है किसके बराबर है? बाह्य बल, जो बाह्य आरोपित बल किया हमने उसके द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। अंतर बाह्य आरोपित बल के द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। अब हम जो मेन परिभाषा उसमें पहुंचे। अब यहां से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं वो देखो। इसका मतलब है यह है कि ए से बी तक गए, ए से बी तक लेकर गए उसे बाह्य बल की उपस्थिति में, और कार्य के बराबर होता है तो यू बी माइनस यू ए। हम कार्य क्यों ले रहे हैं? कार्य एक प्रकार की ऊर्जा। हमने जब कार्य की बात की थी तो हमने कहा था कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्य का मात्रक भी क्या है? जूल है। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल है। तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा, कार्य करेंगे तभी तो ऊर्जा होगी। इसीलिए हम कार्य की बार बार बात कर रहे हैं, कार्य से लेकर चलेंगे। तो यू बी माइनस यू ए, यानी इसको हमने विस्थापित किया जिसके कारण इसमें ऊर्जा संचित हो गई। तो यू बी में ऊर्जा संचित हो गई बी स्थिति में, ए पर से हम लेकर गए थे तो उससे ज्यादा हो गई। इसका दोनों का अंतर क्या होगा? इन दोनों का अंतर होगा क्या होगा? समाकलन ए टू बी, समाकलन ए टू बी। और क्या लगाया हमने? बाह्य बल आरोपित किया। बाह्य बल आरोपित किया, उसका मान क्या था? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। विस्थापन डी आर जो गया होगा उसमें, ये हमने माना क्या है? विस्थापन डी आर। कण यहाँ पे कहीं पे है ए स्थिति से, हमने इसको विस्थापित करके ले गए यहाँ तक, तो इसमें विस्थापन क्या आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक डी आर आ गया, या अल्प विस्थापन के लिए हमने इसको लिया, ए से बी तक अल्प विस्थापन के लिए लिया। तो इस प्रकार से हमने इसको किया, ठीक है। तो ये डी आर विस्थापन आ गया इसमें। अब हमें मालूम है कि एफ एक्सटर्नल बराबर क्या है? माइनस एफ है। एफ एक्सटर्नल बराबर क्या है? माइनस एफ। तो ए टू बी माइनस एफ डॉट डी आर। ये माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो माइनस बाहर ए टू बी एफ सदिश डॉट डी आर सदिश।
ये हमारे पास जो मान प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1, एफ सदिश डॉट डी आर सदिश, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 प्राप्त हो गया, यू बी माइनस यू ए। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हमने आपको पहले बात की थी कि जो प्रारंभिक स्थिति होती है, जो प्रमाणिक स्थिति होती है कण की, वो प्रारंभिक स्थिति में वो कार्य करने की पोजीशन में नहीं होता, यानी उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। तो उस समय ऐसी स्थिति को हम क्रिएट करेंगे, ऐसी स्थिति मानेंगे कि जहाँ पे कण में क्या हो, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो या कार्य करने की क्षमता शून्य हो। और वो स्थिति कब होती है, वो स्थिति होती है अनंत पर, अनंत पर। तो ए बराबर अनंत, ए क्या है, अनंत पर है, तो यू ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यू अनंत हो गया, यू ए बराबर यू अनंत हो गया, इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान जैसे 0 होगा तो यू बी का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो इस समीकरण में ये मान रखें तो क्या होगा, यू बी माइनस 0, इसका मान तो 0 हो गया, और बराबर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ तो अनंत हो गया ना, तो ये तो अनंत हो गया, ए तो अनंत पर है, ए टू बी और एफ डॉट डी आर सदिश, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। इसको थोड़ा आगे लेकर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यू बी इक्वल टू माइनस अनंत टू बी और एफ सदिश डॉट डी आर सदिश, ये समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लगा लो। ये हमारे पास प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया, जो प्रारंभिक स्थिति थी उसको हमने अनंत पर माना, वहां पे 0 होता है, अनंत पे u का मान 0 होगा, तो यहाँ पे हमने इसको अनंत माना, तो इसका मान u अनंत बराबर 0, यानी u ये बराबर 0, हमने ये 0 रखा, माइनस अनंत से b हो गया, क्योंकि a का मान अनंत रखना था, अनंत पर है ये बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अनंत पर है, इसलिए हमारे पास ये आया, तो इससे ये हो गया। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 कण में स्थिति B पर स्थितिज ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। समीकरण 2 क्या है, कण में स्थिति B पर स्थितिज ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है, यह एक समीकरण 2 है। यानी जो स्थिति पर हम ले गए B पर, उस पर स्थितिज ऊर्जा यह संचित हुई है कण में, इसका कहने का मतलब यह है, इस मान को इस प्रकार व्यक्त करता है। तो अब हम आगे बढ़े, यदि विस्थापन हम क्या मान ले, यदि विस्थापन R हुआ हो, विस्थापन क्या हुआ हो, R तक ले गए हो, हम कण को क्या ले गए, R स्थिति तक ले गए हो, क्या हो, जब कण R दूरी पर स्थित हो, तो जब कण R दूरी पर स्थित हो तो संचित ऊर्जा क्या होगी, तो कण में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी R दूरी पर हम B तक ले गए थे, दूरी तो है A से B तक, तो B बराबर क्या हो गया, जो ये B की जगह क्या रखना है, हमारे को R रखना है इसमें, बस ये है, यानी R दूरी तक ले गए, तो ये अनंत से R तक लेकर गए हम, इसका मतलब ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे UR बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R F डॉट डी आर सदिश, समीकरण नंबर यह आपका 3 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। तो ये क्या व्यक्त कर रहा है, R दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है,
समीकरण 3 r दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। तो समीकरण 3 r दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। r दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है, समीकरण नंबर 3 जो अपना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे देखो r दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा को हमने व्यक्त कर दिया। अब आगे इसकी हम परिभाषा दे तो किस प्रकार से दे, कि कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और किसके लाते हैं? बाह्य बल के प्रवाह में लाते हैं। तो क्या लिखेंगे? अतः कण को अनंत से r दूरी पर स्थित बिंदु तक लाने में बाह्य आरोपित बल के द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है या स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कण की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है या स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यह हमारे को समीकरण नंबर 3 से मालूम चल रहा है कि कण को अनंत से उस बिंदु तक, यानी कौन से बिंदु? r दूरी पर स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बाह्य बल के द्वारा स्थित संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में। कि संरक्षी बल है वो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में हम व्यक्त करेंगे और देखेंगे, देखिए क्या प्राप्त होता है हमारे को। तो क्या लेंगे इसमें? अब हमारे पास बिंदु ही आ गई है संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में, ऋणात्मक प्रवणता के रूप में। अब यानी इसको ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लाते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो संरक्षी बल का जो स्थितिज ऊर्जा है उसका हमारे पास सूत्र क्या होगा वो तो हमें ध्यान रखना है। माइनस अनंत से r f डॉट डी आर, ये तो हमारे को मालूम होना चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद में जो हमें जो f और dr है इनको हम सभी दिशाओं में इनके घटक ले, सभी दिशाओं में। भाई f हमारे पास सदिश है तो इसके सभी दिशाओं में घटक क्या हो सकते हैं? f सदिश इक्वल टू f अक्ष i कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये घटक हमारे पास प्राप्त हो गया। हम उन्हीं समीकरणों में जोड़ते जाएंगे साथ के साथ, जिससे उनसे हमारे कोई समीकरण यहाँ पे काम आ रहे हो उनको हम काम ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया।
ऐसे ही हम डी आर का ले तो डी आर क्या हो जाएगा, डी अक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। क्या है देखो, एफ अक्ष क्या है, बल एफ का घटक है किसमें, अक्ष अक्ष दिशा में, आई कैप लगा हुआ, ये वाई अक्ष दिशा में है और ये जेड अक्ष, ऐसे ही ये विस्थापन अक्ष अक्ष दिशा में, ये वाई अक्ष दिशा में और जे, और आई जे के क्या है, इकाई सदिश है, एकांक सदिश है ये। तो हमें देखो यहाँ पे ये देखेंगे तो यदि हम एफ डॉट एफ सदिश डॉट डी आर सदिश लेकर आए हैं तो इसका मतलब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको हम इसमें रख दे, समीकरण 3 में रख दे, कहने का मतलब ये समीकरण 3 ही तो प्राप्त हुआ था हमारे को, तो समीकरण 4 और 5 को समीकरण 3 में रख दे, क्यों, तो रखो समीकरण 4 व 5 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 और 5 को समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या है, u r इक्वल टू, जो इसको हम u अक्ष y z भी बोल सकते हैं इस पोजीशन में, क्योंकि हमने सभी दिशाओं में इसके घटक ले लिए, माइनस अनंत से r, अनंत से r, और ये मान हम इसमें रखते चलेंगे, तो मान रखते चलेंगे तो मान रखेंगे तो रखते जाओ, किस प्रकार से रखोगे आप, पहले देखो एफ अक्ष आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, हमने इस प्रकार से ये मान रख दिया, और यहाँ पे डॉट, फिर क्या लगाया यहाँ पे, डी अक्ष आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, दिखाई तो दे रहा ना आपको, देखना पड़ेगा एक बार, शायद पूरा दिखाई नहीं दे रहा, तो चलो हम थोड़ा इस साइड में ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, वो ऊपर वाली भाषा ऐसी कैसी, समीकरण 4 और 5 में ये मान में यहाँ पे रख लेता हूं, यू आर या यू अक्ष, इसलिए तो बार बार देखना पड़ता है, ये जेड, क्या रखना हमारे को, इसमें मान रखना है, तो ये बाहर तो माइनस है और समाकलन में यहाँ पे क्या है, अनंत से r, और यहाँ पे मान रखेंगे हम एफ अक्ष आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, ये डॉट लगाया हमने, और इसमें मान रख देंगे आगे किसका, डी आर का रखेंगे, तो डी आर का जैसे मान रखेंगे यहाँ पे, तो डी अक्ष आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ये मान हमने इसमें रख दिया, और ये मान हमने रख दिया, तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इसमें हो रहा। तो देखो किस प्रकार से लेना, हम इनको देखो अलग अलग लेंगे, तो देखो यहाँ पे डॉट गुणनफल है, और डॉट गुणनफल में क्या होता है, कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा का मान 0 पर तो क्या होता है, 1 होता है, और कोस थीटा का मान 90 पर क्या होता है, 0 होता है। तो जहां पे देखो आई कैप इंटू आई कैप आ रहा है, जे कैप इंटू जे कैप आ रहा है, और के कैप इंटू के कैप आ रहा है, उसका मान 1 आएगा, क्योंकि इनके मध्य कोण क्या बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मान तो 1 होगा। जैसे ही आई कैप इंटू जे कैप बराबर जे कैप इंटू के कैप बराबर के कैप इंटू आई कैप, ये आ रहा है, इनका मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो विपरीत वाले हैं एकांक सदिश, उनको तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं, उनका मान तो ऑटोमेटिकली 0 हो रहा है, और हमें तो समान वाले गुणा करने हैं। अब जैसे ही हम समान वाले गुणा करेंगे, इनको अलग अलग लेंगे, यहाँ पे जो अनंत से r लिया है, अक्ष के लिए ये अनंत से अक्ष हो जाएगा, y अक्ष के लिए अनंत से y हो जाएगा, और z अक्ष के लिए अनंत से z हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, हमने सभी को एक साथ दिखाया, इसलिए मैंने यहाँ तक ये इस तरीके से ले लिया। बाकी यहाँ पे हम ऐसा रख देते हैं कोष्ठक में अक्ष y और z, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने क्या किया, देखो f अक्ष आई
डी अक्साई को गुणा करेंगे तो एफ अक्साई डी अक्साई कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये लो माइनस कहां से, अनंत से अक्ष तक, एफ अक्ष डी अक्ष मान आ गया, माइनस अनंत से y तक एफ वाई डी वाई मान आ गया, और माइनस अनंत से z तक एफ जेड और डी जेड मान आ गया। समीकरण नंबर यह आपका 6 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया, 6 हमारे को प्राप्त हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। यह समीकरण 6 है, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 6 का एक्स वाई जेड के सापेक्ष हम आंशिक अवकलज करने जा रहे हैं, आंशिक अवकलन करने जा रहे हैं। तो समीकरण 6 का अक्ष y व z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। थोड़ा सा सोचना, हम थोड़ा सा यदि ध्यान दें किस बात पे कि u बराबर हमारे को प्राप्त हो रहा है माइनस एफ डॉट डी आर, ये तो प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे मान लो हमने अनंत से r ले लिया, हम जैसे इसका अवकलन करेंगे तो हमारे को प्राप्त क्या होगा वो देखो, ध्यान दो, हमें एफ माइनस एफ हो गया और डी आर का होगा तो इसका समाकलन r आ जाएगा, और अनंत से r यानी इसका r ही आ जाएगा, तो एफ इंटू आर हो जाएगा माइनस में। यही तो होगा बल गुणा विस्थापन, यही तो कार्य का था हमारे पास सूत्र। कार्य का सूत्र भी क्या था, बल गुणा विस्थापन था। यदि हम इसको थोड़ा इस तरीके से डिफाइन करें कि डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, यही तो होगा, सत्य तो यही है। u बराबर एफ डॉट आर है तो डी यू बराबर एफ डॉट डी आर हो जाएगा, ये है, हमने ये देखा। तो अब देखो हम इसको r को यदि इसके नीचे ले आए तो डी यू अपॉन डी आर बराबर माइनस एफ, यही तो था, ठीक है। अब देखो जो माइनस एफ है, हम इसके आगे माइनस हटाने के लिए इसके आगे माइनस लगा दे तो एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, दिखाई दे रहा नहीं, हाँ बिल्कुल। तो ये एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके आंशिक अवकलज करें समीकरण 6 के, तो क्या क्या हो जाएगा, देखो ए पक्ष के बराबर तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा, ये तो हमने आर की पोजीशन में लिया है कि ये एफ आर की स्थिति में हो। एफ अक्ष के बराबर क्या हो जाएगा, एफ अक्ष के बराबर हो जाएगा माइनस डी डेल यू अपॉन डेल अक्ष। एफ वाई के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और एफ जेड के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। तो यही हमें आंशिक अवकलज यहाँ पे प्राप्त होना है और कोई अलग नहीं प्राप्त होना है। तो हम यहाँ पे रखते हैं एफ अक्ष इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल अक्ष, एफ वाई इक्वल टू, या नीचे ऐसे क्रम से लिखो तो वैसे लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई है तो वाई आ जाएगा, और एफ जेड इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास मान प्राप्त हो गए। ये क्या हो गया, हमारे पास इनके मान प्राप्त हो गए, एफ अक्ष एफ जेड और एफ वाई के मान प्राप्त हो गए। और ये मान जब हम कहाँ पे रखें, ये मान हमें कहाँ पे रखना है, ये जो हमारे को समीकरण नंबर 7 प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर 7 प्राप्त हुआ था तो हमने एक समीकरण बनाया था, वो समीकरण नंबर कौन सा था, देखो एफ सदिश इक्वल टू एफ अक्ष आई केप प्लस एफ वाई जे केप प्लस एफ जेड के केप, ऐसा हमने समीकरण बनाया था। वो समीकरण था शायद अपना 3 नंबर तो आया, 3 के बाद में 4 नंबर था, शायद 4 नंबर समीकरण था,
ठीक है, ये 4 नंबर था। तो 7 को 4 में रखे, 7 को किस में रखे, 4 में, तो सॉरी 4 को 7 में, समीकरण 4 में समीकरण 7 से रख दे, तो रख दो। क्या क्या प्राप्त हुआ हमारे को, देखो एफ सदिश इक्वल टू, ए पक्ष का मान रखेंगे माइनस डी यू, यहाँ पे माइनस है सभी में, माइनस डेल यू अपॉन डेल अक्ष आई केप, ये इसके साथ है। एफ वाई का मान रखेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये जे केप है, और माइनस एफ जेड का मान माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये के केप। ये हमारे पास मान रखने पर प्राप्त हो गया, किसमें, 7, 4 में 7 को रखा, तब हमारे पास ये मान प्राप्त हो गए। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे, तो हम देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो इस साइड में तो हमें माइनस कॉमन ले लेना है, क्योंकि सभी में माइनस है, और इस साइड में हमें क्या ले लेना है, इसमें u कॉमन ले लेना है, और बीच में जो बच गया उसको आप यहाँ पे उतारो। यहाँ पे देखो i को आगे ले लो चाहे पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई केप डेल अपॉन डेल अक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, ये हमारे को प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण हमारे को प्राप्त हो गया एफ के बराबर। और एफ के बराबर हो गया तो ये जो इतना का मान है ना, उसको हम डेल व्यक्त करेंगे। तो देखो एफ इक्वल टू माइनस डेल ऋणात्मक प्रवणता जो बोल रहे थे, इसको सदिश, और ये यू, इसको आप लिख सकते हो बराबर माइनस ग्रेड यू। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ग्रेड यू भी लिख सकते हैं। तो ये जो संरक्षी बल था ऋणात्मक प्रवणता के रूप में इस प्रकार आ गया कि संरक्षी बल क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। संरक्षी बल क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर हमने 8 लगा दिया। ठीक है, और जो देखो हमारे को जो प्राप्त हुआ, हमने क्या रखा, वो देखो हमने रखा कि ये जो डेल सदिश है, ये इसका मान आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। कुछ लंबा टॉपिक है इसलिए बोरियत हो रहे हो, बोरियत नहीं होना है। ये हमने डेल लिया, ये क्या है, सदिश अवकल संकारक, सदिश अवकल संकारक है ये डेल, जो प्रवणता को व्यक्त करता है। तो एफ संरक्षी बल है, वो क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8वें के अनुसार संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। संरक्षी बल क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ये यहाँ पर कह रहा है, ये डेल है, कर्ल है, ग्रेड है, ये एक ही चीज है यहाँ पे, ये देखो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ तक समीकरण नंबर 8 तक पहुंच गए। ध्यान रखना, हम आगे इसी में जोड़ते जा रहे हैं साथ के साथ। अब आगे जो हम सेकेंड टॉपिक बात कर रहे हैं, वो जो बात करेंगे इसमें, तो ये तो आगे यहाँ पे संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। तो आगे क्या है अपने पास, आगे है कि स्थितिज ऊर्जा है जो संरक्षी बल है, उसका हमें क्या लेकर देखना है, कर्ल लेकर देखना है। संरक्षी बल का कर्ल लेकर देखना है।
तो ये लो 2 नंबर पॉइंट है वो है संरक्षी बल का कर्ल। ध्यान रखना पिछले में क्या बनता है कि सिद्ध कीजिए स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या बनता है वहां से क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। या सिद्ध कीजिए, सीधा ऐसे भी दे सकता है, संरक्षी बल F इक्वल टू माइनस, ये सिद्ध करना होता हमारे को। तो जो हमने पीछे जो टॉपिक किया वो पूरा उसमें आना है, इस प्रकार से हम उसको सिद्ध करेंगे जो पीछे। अब हम बात कर रहे हैं कर्ल की, संरक्षी बल का कर्ल। संरक्षी बल F है, उसका कर्ल लेना है। तो या तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिख दो, कर्ल F रख दो, या फिर हिंदी में भी आप कर्ल लिखकर इसको रख सकते हो। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम कर्ल का मतलब हो हमारा डेल वाला सिस्टम होता है। क्या होता है, डेल। तो यहां पे हम लेंगे डेल सदिश और क्रॉस, क्या लेंगे, क्रॉस। और एफ का मान हमारे पास क्या है, एफ का मान ये रखा रहा, एफ का मान क्या है, ये है। तो ये क्या है, माइनस डेल यू, माइनस को तो ले लो इन दोनों के बाहर, तो माइनस तो आ गया यहाँ पे, डेल सदिश क्रॉस डेल यू, ये हमारे पास मान आ गया। डेल यू का मान हमारे पास क्या था, वो हमें यहां पे रखना है। तो डेल यू का मान तो हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, और सभी के बीच में जो हमारे का मान आ रहा है प्लस, वो रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका मान तो हम यहाँ पे रख देंगे। क्यों, यहाँ पे इसका मान तो वो रख देंगे और डेल को ऐसा कैसा रखेंगे एक बार। तो ये क्या हो गया, माइनस डेल सदिश क्रॉस, यहाँ पे जो मान रखेंगे वो मान क्या आएगा अपने पास, हमने पहले कर लिया इसका मान ज्ञात, वो क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। इसमें से u बाहर लेकर माइनस बाहर लेकर इसकी जगह हमने क्या रखा था, डेल रखा था, और डेल बराबर क्या रखा था हमने, डेल सदिश इक्वल टू डेल अपॉन डेल अक्ष आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसका मान ये रखा था, इधर तो हमने u ले लिया था बाहर और इधर हमने माइनस ले लिया था, तभी तो इसका मान u रखा था। तो इन सभी को मिलाकर u को अंदर लिया, तो ये इसका मान यहाँ पे ऐसे के ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका मान क्या है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, और इन्हीं का हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रख लो इनको। देखो डेल का मान क्या है, ये माइनस तो बाहर है, और ये लो इसको भी मैं रख देता हूं, डेल अपॉन डेल अक्ष आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये आ गया। और ये क्रॉस लगाकर जो यहाँ पे है, ये है डेल यू अपॉन डेल अक्ष आई कैप
प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये हमारे पास जो मान आ गया, इनका हमें क्या करना है, क्रॉस गुणन करना है। तो क्रॉस गुणन करो तो या तो वैसे अलग अलग करके देख लो, या फिर हमारे को आई आई वाले तो साइन में 90 डिग्री वाले क्या होंगे, एक आएगा जो क्रॉस में साइन आता है, और उसके लिए हम सारणी बनाकर कर सकते हैं इनका गुणन। किस प्रकार से, देखो यहां पे उतार लूं मैं सारणी, 1 मिनट। हमने क्या किया यहाँ पे, जो कर्ल एफ है उसके बराबर कर रहे हैं, और उसके बराबर जो कर्ल एफ सदिश है उसके बराबर कर रहे हैं। तो माइनस तो बाहर है, माइनस हमने बाहर रख लिया, यहाँ पे बनाई हमने एक सारणी, और यहाँ पे रख दिया आई कैप, यहाँ पे रख दिया जे कैप, और यहाँ पे रख दिया के कैप, आई जे के कैप रख दिया। इसके नीचे जैसे जैसे जो मान आ रहा है वो मान हम रखते जाएंगे। देखो यहाँ पे आई के गुणा में क्या, माइनस तो पहले कॉमन ले लिया, दोनों का गुणा है ना। आई के गुणा में क्या है, डेल अपॉन डेल अक्स है। यहाँ पे आई जे के गुणा में क्या है, डेल अपॉन डेल वाई है। यहाँ पे के गुणा में क्या है, डेल अपॉन डेल जेड है। ये मान रखिए। तो अब आगे वाला रखेंगे, इसके नीचे रख लो, क्योंकि आई का गुणांक तो आई के नीचे आएगा ना। तो ये आई का गुणांक डेल यू अपॉन डेल अक्स, ये जे का गुणांक डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये के का गुणांक डेल यू अपॉन डेल जेड। ऐसे हमने उतार लिया, ये इसके बराबर ही आ रहा है, इसका मान ही यहाँ पे हमने ये रखा है। अब इसको गुणा करने का जो तरीका है वो देखो क्या करेंगे हम। देखो सबसे पहले ये माइनस तो आपका बाहर है, इसको बाहर रहने दो बच्चे को, यह अंदर जाएगा तो दिक्कत करेगा, पहले इसको बाहर रहने दो। फिर हम क्या लेंगे, फिर यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले आई, यानी आई कैप के गुणा में क्या, आई कैप वाला लेंगे। तो आई वाला पूरा कैंसिल करो, इसमें गौर ही नहीं करना, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, और बीच में माइनस लगा दो। तो ये लोग कोष्टक लगाया मैंने, इसको इससे गुणा करूंगा तो डेल स्क्वायर यू क्या हो जाएगा, डेल से डेल गुणा होगा तो डेल स्क्वायर यू आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल वाई डेल जेड, वही आ गया नीचे डेल वाई डेल जेड, और माइनस लगाएंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब इनको गुणा करना है, डेल स्क्वायर यू डेल जेड ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे गुणा किया इस रूप में, और इसको ऐसे गुणा करना है, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, ये आ गया हमारे पास। ऐसे गुणा किया तो पहले डेल जेड आ गया, फिर डेल वाई आ गया। चलो ठीक है, इसका काम हमारे पास इस प्रकार से फिनिश हो गया। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस जे वाला लेंगे तो माइनस ले लेंगे, यह ध्यान रखना है। तो ये माइनस जे, फिर क्या करेंगे, जे वाले को तो क्रॉस कर देंगे, जे वाले को तो क्या कर देंगे क्रॉस, और बाकी जो बच गया इसको इससे गुणा करो, डेल स्क्वायर यू डेल अक्स डेल जेड। तो ये तो गया डेल स्क्वायर यू ऊपर तो, और नीचे हो गया डेल अक्स डेल जेड, और माइनस लगना है। ये तो हमें ध्यान नहीं देना, इसको ऐसे गुणा किया तो इसको ऐसे गुणा कर लो, ये इस प्रकार से ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर से इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल अक्स डेल जेड था, ये डेल जेड और डेल अक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल अक्स ये आ गया, तो इसका विपरीत ही तो यहाँ पे रखना है। ये आया था इसका विपरीत, जेड को पहले ले लो वाई को बाद में। यहाँ पे अक्स जेड आया था तो यहाँ पे जेड को पहले ले लो और वाई को बाद में, है ना। इस हिसाब से डेल जेड और डेल अक्स, ये प्लस के कैप। अब के कैप वाले की बात करेंगे तो देखो के कैप वाला कट गया, और इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे तो डेल स्क्वायर यू डेल अक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू डेल अक्स डेल वाई, और माइनस इनके बीच में माइनस लगना है, इनके बीच में तो हमेशा, और जे के आगे माइनस लगना और नहीं लगना है। तो देखो इसको हमने क्रॉस किया, डेल अक्स डेल वाई और ऊपर डेल स्क्वायर यू हो गया, इसको गुणा करेंगे तो डेल जेड डेल अक्स हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर यू डेल
डेल वाई है ना, डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। ये पूरा बड़ा कोष्टक इसको बंद कर दिया हमने इसमें। ये हमारे पास जो मान आया, ठीक है, ये है कर्ल ऑफ संरक्षी बल, यानी संरक्षी बल का हमें जो कर्ल प्राप्त हुआ। लेकिन ये समीकरण नंबर हमारे को क्या, हमने वहां तक क्या कर लिया था, 8 कर लिया था क्या, ये 9 आ गया हमारे पास, 9 प्राप्त हो गया हमारे पास। समीकरण नंबर क्या हो गया, 9 प्राप्त हो गया। 9 प्राप्त हुआ तो 9 में क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है ना, पूर्ण अवकलज है, पूर्ण अवकलज है। पूर्ण अवकलज जब होगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम देखो ऊपर लिख लेता हूं, इसको ध्यान दे लेना। इसका मालूम है ना, आई को लेकर तो आई वाले को का शामिल नहीं करेंगे, इनका गुना और इनका गुना। फिर जे वाले को लेंगे तो जे को माइनस के साथ लेंगे, इसका गुना और इसका। आई और के वाले का गुना करेंगे, उस समय आई जे वाले को छोड़ देंगे इस तरीके से, और के वाले लेंगे तो के वाले को छोड़ देंगे और बाकी का हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चलते रहना है। ठीक है, तो करो आगे। जो हम करने जा रहे हैं वो है, देखो ये स्थितिज ऊर्जा क्या है, पूर्ण अवकलज है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, पूर्ण अवकलज है। चूंकि का मतलब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा पूर्ण अवकलज है। तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा यानी जिसे हम यू बोल रहे हैं, पूर्ण अवकलज है। तो पूर्ण अवकलज जब जैसे ही होगा तो ये जो जोड़े के रूप में आ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई बराबर, और दूसरा डेल स्क्वायर यू डेल अक्स डेल जेड, डेल अक्स डेल जेड बराबर डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल अक्स, और बराबर इसका डेल स्क्वायर यू बटा डेल अक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई डेल अक्स। ये सभी बराबर हो गई। ये समीकरण नंबर 10 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 10 हो गया हमारे पास। कि ये यदि ये पूर्ण अवकलज है, क्या स्थितिज ऊर्जा पूर्ण अवकलज होती है, इसलिए इनका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनका मान जैसे ही बराबर होगा तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 व 10 से बात करेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो 9 रहा है, ये 10 रहा, यानी 10 को 9 में रखेंगे। 9 में जैसे 10 को रखेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे को क्या प्राप्त होगा, कर्ल ऑफ एफ है, यानी कर्ल एफ सदिश बराबर ये दोनों बराबर है, तो इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान 0, तो बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे हम ये मान इसमें रखेंगे तो मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर तो इन दोनों का अंतर 0, ये दोनों बराबर इन दोनों का अंतर बराबर 0, और ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का अंतर भी 0। तो इस प्रकार से हमारे को क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। किसका, संरक्षी बल का कर्ल। तो हम लिखेंगे संरक्षी बल का कर्ल क्या होता है, 0 होता है। अतः संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है। अतः संरक्षी बल का कर्ल क्या होता है, 0 होता है। यह हमें ध्यान रखना है, संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है। अब चलो आगे हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि क्या है, रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होता है, यह हमें सिद्ध करना।
यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है, अर्थात डेल कर्ल F इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना होता है। और F क्या है, जहां F क्या है, संरक्षी बल है। ऐसे अगला क्वेश्चन दे सकता है, संरक्षी बल है। ठीक है, ये हमें याद रखना। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। तो इसका भी क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। सिद्ध कीजिए रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है, उसका जवाब हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये लो, तीसरा पॉइंट है वो रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होता है। ये हमें सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हमें प्रत्यानयन बल का तो मालूम है, हुक का नियम क्या कहता है, हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यानयन बल क्या होता है, विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल क्योंकि हमने पहले कर चुके इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं। प्रत्यानयन बल F समाकलन F समानुपाती माइनस अक्ष या माइनस R ले लो, क्योंकि हम इसमें आगे क्या लेने वाले हैं, R क्या है, विस्थापन है। R क्या है, विस्थापन है। और ये ऋणात्मक मान क्या है, ऋणात्मक मान क्या कह रहा है कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। ऋणात्मक मान का यहाँ पे इतना ही मकसद है कि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा है। माइनस के आर हो गया, क्या हो गया, माइनस के आर हो गया इसका मान। तो के क्या है, के हमने पहले बात की थी बल नियतांक है। के क्या है, बल नियतांक है। बल नियतांक के का मान है हमारे पास। एफ क्या है, एफ संरक्षी बल है। एफ क्या है, एफ संरक्षी बल है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, एफ संरक्षी बल है। अब हम इसमें जो कर रहे हैं वो क्या करना है, संरक्षी बल का कर्ल हमारे को मालूम है क्या होता है, शून्य होता है। संरक्षी बल का कर्ल क्या होता है, शून्य होता है। और प्रत्यानयन बल संरक्षी होता है। तो यहां से हम यदि इसको स्टार्ट करें तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि कर्ल ऑफ एफ बराबर क्या होगा, 0 होता है। यदि हम इसी को लेकर चले और इसी से करें आगे स्टार्ट, इसको तो यहाँ पे रहने दो। यदि ये शून्य आ जाए, इसको हम लेकर चले शून्य आ जाए, इसका मतलब प्रत्यानयन बल क्या होता है, संरक्षी होता है। प्रत्यानयन बल क्या होता है, संरक्षी होता है। इसका मतलब हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो एफ सदिश है, ये आर सदिश है, ये सदिश के रूप में ही होते हैं। तो आर सदिश के यदि हम मान लें, आर सदिश के क्या ले, मान ले, तो ये क्या क्या हो जाएंगे, देखो, अक्ष आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ये हो गया। और इसको मैं यहाँ पे रख दूं, इसमें पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सदिश इक्वल टू माइनस के अक्ष आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। अब देखो, ध्यान रखना, यहाँ पे जो के आ रहा है ये सभी के गुणा में है।
लेकिन वहां पे मैं सबके पहले ही बाहर ले लूंगा, इसलिए यहाँ पे भी इसको बाहर ही ले लूंगा। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस के अक्स आई के प्लस माइनस के वाई जे केप माइनस के जेड के केप। ये के दूसरा, ये के दूसरा, के केप वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका हम आगे क्या करने जा रहे हैं, कर्ल करेंगे। कर्ल करेंगे तो कर्ल करने से हमें क्या प्राप्त होना है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कर्ल ऑफ एफ, और इसका मतलब होता है यही तो था, ये होता ना कर्ल का मतलब, हम उसके क्या ले रहे हैं, डेल लगाकर उसका हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये कर्ल का मतलब। तो ये मतलब है, तो इसका मतलब हम इसको लेकर चले तो आगे हमारे पास क्या क्या प्राप्त होंगे उसका ध्यान देना है। देखो यहाँ पे जो डेल का मान हमारे को मालूम है, डेल सदिश का मान जो होता है वो होता है डेल अपॉन डेल अक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप होता है। ये मान रखो तो यहाँ पे रख लो चाहे तो, ये लो डेल अपॉन डेल अक्स आई केप, आई को पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप, हमारे पास ये मान आ गया। और इनका क्रॉस, इनका क्रॉस किसके साथ, इनका क्रॉस मैं डायरेक्ट इसके साथ कर देता हूँ, करना इसके साथ कर लो चाहे इसके साथ कर लो, क्योंकि हमें एफ का मान रखना है। तो एफ का मान जैसे ही हम रखेंगे तो पहले तो मैं एफ का मान रख देता हूँ, यहाँ पे देखो माइनस के अक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। के को सबके बाहर ले लो, कोना ही तो हो रहा है, और के नियतांक के तो बाहर आ जाएगा। तो ये आ गए यहाँ पे माइनस के, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल अक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप, और ये लो ये क्रॉस आपका अक्स आई केप वाई जे केप और जेड के केप, ये मान हमारे पास है। ऐसा जैसे आएगा वही हम सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे इसके लिए, वही सारणी बनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने बनाई थी, और उसी से हम हल करेंगे इसे। तो चलो सारणी बनाते हैं। सारणी बनाते हैं, किसके बराबर बन रही है सारणी, ये सारणी बनी है डेल सदिश क्रॉस एफ सदिश के बराबर, ठीक है। और इसके बराबर हमारे पास माइनस के है, इसको तो हमने क्या कर लिया पहले ही बाहर ले लिया, और ये लो सारणी बनाई हमने किसके लिए, आई केप जे केप और के केप, ये हमारे पास मान है, इनका मान हमें रखना है इसमें। तो रख लो, मान रखेंगे। तो देखो क्या तो हमने बाहर ले लिया, इससे हम बात करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स आ गए यहाँ पे आई का गुणांक, यहाँ से जे का डेल अपॉन डेल वाई आ गया, और यहाँ से के का डेल अपॉन डेल जेड आ गया, यहाँ से आई का अक्स आ गया, यहाँ से जे का वाई आ गया, और यहाँ से जेड का के का जेड आ गया। यह हमारे पास मान आ गए, ठीक है। अब इसकी मैं सफाई कर देता हूं, और अब हमें हल वही करना है, हल वही करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो माइनस के बाहर है, माइनस के को आप बाहर रख लो, और हमने क्या किया आई केप पहले लेंगे, ये बड़ा कोष्टक आई केप हम बाहर ले लिया, तो आई केप वालों को छोड़ेंगे, बाकी को इसको इधर गुणा इसको इधर गुणा, तो ये डेल जेड डेल वाई हो जाएगा। ये देखो जेड इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल, यहाँ पे मैं कोष्टक में लेकर दे डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे लगेगा
माइनस, माइनस लगेगा तो ये माइनस, इसको ऐसे गुणा करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल जेड, ये लो डेल वाई अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास पहले प्रोसेस मान। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस जे, माइनस जे लिखकर क्या करेंगे, जे वाले को तो भूल जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मैं ये ले रहा हूं अभी, ये मान यहाँ पे आ रहा है, इसको ऐसे लेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड, और प्लस के कैप वाली बात करेंगे तो के कैप वालों को तो भूल जाएंगे, के कैप वाले के जो नीचे है उनको तो भूल जाएंगे और बाकी है उनके साथ प्रोसेस करेंगे। तो इसको हम भूल गए तो क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये हमारे पास प्रोसेस करने पर ये मान आया, ये प्रोसेस करने पर हमारे पास ये मान आए। और जब आंशिक अवकलज होता है, आंशिक अवकलज होता है उस पोजीशन में क्या होता है, इन सभी का मान क्या होता है, जीरो होता है, सभी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो क्या लिखेंगे, आंशिक अवकलज, क्योंकि आंशिक अवकलज है इसलिए डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर डेल वाई अपॉन डेल जेड बराबर, सबको बराबर लेना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल जेड बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल वाई, सभी क्या होते हैं बराबर और इनका मान क्या होता है, सभी का शून्य होता है, सभी बराबर होते हैं और इनका मान क्या होता है, सभी का शून्य होता है। और ये मान सभी में यहाँ पे शून्य शून्य रखेंगे तो ये के भी शून्य से गुणा को कर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो कि आपका जो कर्ल ऑफ एफ हमने जो लिया शुरुआत में, कर्ल ऑफ एफ उसके बराबर हमने लिया, ये लिया, इसका मान हमारे पास क्या हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। और ये देखो कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, और इस स्थिति में ये क्या होता है, ये होता है संरक्षित बल, संरक्षित बल क्या होता है, संरक्षित बल। जबकि हमारे पास ये क्या था, हमारे पास हम शुरू में इसको क्या लेकर चले थे, हम शुरू में इसको लेकर चले थे प्रत्यानयन बल, क्या लेकर चले थे, रेखीय प्रत्यानयन बल, क्या, रेखीय प्रत्यानयन बल, विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है रेखीय प्रत्यानयन बल, उक के नियम से हमने किया था। तो ये रेखीय प्रत्यानयन बल, और हमने सिद्ध क्या कर दिया, ये संरक्षित बल, यानी प्रत्यानयन बल तो हम लेकर चले थे और हमने इसको सिद्ध क्या कर दिया, संरक्षित बल। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका अमल मतलब हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं, मैं इसकी सफाई कर देता हूं और देखो यहाँ पे लिखेंगे अच्छे अच्छे अक्षरों में, क्या, अतः स्पष्ट है कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षित बल होते हैं, ये तो सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षित बल होता है। एक क्वेश्चन बना था, सिद्ध कीजिए संरक्षित बल का कर्ल शून्य होता है, संरक्षित बल का कर्ल शून्य होता है। इस प्रकार आज से हमने 3-4 क्वेश्चनों के जो हल किए है उनका ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े। और यदि आप एफएबी पर है तो हमारे एफएबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो
अवश्य करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।